श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी और समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बल मिलेगा। श्रोताओं, युवाओं की ओर से इस तरह की पहल की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। यह भर्ती एजेंसी किस तरह काम करेगी, इसका स्वरूप किस तरह का होगा और युवाओं को इसका फायदा किस तरह से मिलेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें किन परेशानियों से निजात मिलेगी, इस बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, हम आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। विकल्प जी, आपका धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। शशांक जी, जैसा कि अभी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। ये जो एजेंसी है, ये किस तरह का संस्थान होगा और अभी जो भर्ती बोर्ड या चयन आयोग हैं, उससे यह किस तरह से अलग होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जी। केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं हैं, उसके लिए एक संवैधानिक संस्था है जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। जी। ये ए और बी श्रेणी जो उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जी, उन पदों की भर्ती करता है। जी। और उसके बाद बी, सी और डी लेवल की जो भर्ती है, जी, वो कर्मचारी चयन आयोग, जी, या रेलवे भर्ती बोर्ड, जी, और बैंकिंग की परीक्षा के लिए पहले तो अलग अलग बैंक अपने अपने बैंकों की अलग अलग परीक्षा आयोजित करते थे। जी हाँ। लेकिन विगत 8-10 वर्षों से एक IBPS करके एक संयुक्त परीक्षा होती रही है। जी। तो वो भी साल में एक बार, 2 बार, कई बार 3 बार भी परीक्षाएं IBPS की होती है। जी। तो ये जो नई व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो दूसरे स्तर की जितने पद होते हैं, उनकी जो परीक्षाएं होती हैं, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS, जिसको हम बी और सी कैटेगरी की परीक्षा कहते हैं, मैं उसमें डी भी जोड़ सकता हूं, डी कैटेगरी को। जी। तो अब इनकी परीक्षा एक अलग एजेंसी करेगी और ये परीक्षा एक सामान्य जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, योग्यता है, उसको परीक्षण करेगी। और उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट लिस्ट अब 3 साल के लिए मान्य होंगी। ओके। तो आप पहले एक ही तरह के पाठ्यक्रम आधारित, एक ही तरह की परीक्षा पद्धति पर आधारित आप अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते थे। जी। हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने आप परीक्षा देने जाते थे और उसमें पाठ्यक्रम वही होता था, वही अंग्रेजी, वही सामान्य ज्ञान, वही सामान्य गणित, तर्क शक्ति। तो अब वो जो सामान्य जो एक पाठ्यक्रम है, उस पर आधारित एक कॉमन टेस्ट होगा। जी। और इसमें आपकी जो रैंकिंग आएगी वो आपके 3 साल के लिए मान्य रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आप मेरिट में हैं, तो आपको हर साल या हर 2-3 महीने में परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इस मेरिट के आधार पर आपको 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं कोई नौकरी मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा जो है, बार बार परीक्षा देने का तनाव, बार बार वही चीज की तैयारी, वही फॉर्म भरना, वो प्रक्रिया को बार बार जो पालन होता था, उससे जो उम्मीदवार है वो मुक्त हो जाएगा। कई बार क्या होता था विकल्प जी कि एक बच्चा जो है अलग अलग समय में परीक्षा देने का जो मूड होता है और उसका जो मानसिक स्थिति होती है वो अलग होती है। कई बार बहुत योग्य स्टूडेंट भी होता है, वो अगर उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं है, कुछ तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो वो योग्यता रखते हुए भी फेल हो जाता था। तो अब इस स्थिति में ये होगा कि एक बार अगर आपने अच्छे अंक ले आए हैं, तो आपके अच्छे अंक की योग्यता 3 साल तक मान्य रहेगी। आपके योग्यता अनुसार कोई ना कोई अच्छा पद, चाहे रेलवे में हो,
चाहे एसएससी के माध्यम से जो केंद्र सरकार के भर्तियां होती थी उसमें हो जी, या बैंक में हो, इन 3 स्थानों पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। इसका फायदा यह भी हो सकता है कि जैसे वो 3 साल तक मान्य रहेगी तो उस समय का सदुपयोग वो अपने और कौशल विकास में भी कर सकता है युवा, कोई कोर्स करने में या किसी तरह से अपनी योग्यता को और बढ़ाने में भी कर सकता है, क्योंकि अभी वो एक ही तरह की तैयारियों में जुटा रहता था। क्या मानना है आपका? जी, इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जी। एक तो ये है कि एक छात्र जो है वो लगभग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जी, वो पूरी तैयारी में अपना समय देता है जी, और उसके बाद वो कई साल तक केवल परीक्षाएं ही देता रहता है जी। मैं ऐसे कई छात्रों को जानता हूं जो अपनी पहली ही पारी में वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है जी, किसी कारण दूसरी जो स्तर की परीक्षा है उसमें फेल हो जाता है जी, लेकिन फिर 6 महीने बाद दूसरी परीक्षा होती है, उसमें फिर वही प्रारंभिक परीक्षा में बैठना पड़ता है जी। अगले बार जब वही परीक्षा जिसमें वो पास कर चुका है उसमें फिर से उसको बैठना पड़ता है जी। तो वो उसका जो एक साइकिल, एक चक्र जो है ना, वो परीक्षा देने में ही निकल जाता था जी। इसका जो एक बड़ा फायदा ये होगा कि एक बार एक बच्चा अपनी योग्यता से एक चरण को पार कर लिया है जी, तो उसके लिए केवल दूसरे चरण का तनाव है जो साल में एक बार होता है जी, या 8 महीने में एक बार होता है। तो जो बाकी समय है ना, वो खाली बैठ के परीक्षा की तैयारी करने के बजाय वो चाहे तो अपनी दूसरी योग्यताओं के अनुसार वो नौकरी भी कर सकता है जी। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या प्रतियोगी परीक्षाओं की है जी, वो 2.5-3 करोड़ लोगों को, बल्कि इससे भी ज्यादा जो छात्र लोग हैं, ये युवा हैं जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है जी, वो केवल परीक्षा देने में ही वो ऊर्जा निकल जा रही है जी। और केवल उसकी ऊर्जा नहीं निकल रही है, वो तनाव से गुजरता है, जो मानसिक तनाव से हर परीक्षा में, उससे वो मुक्त हो जाएगा जी, और बहुत सारे उसके खर्च बचेंगे जी। तो ये फायदा उनको होने वाला है। इसमें शशांक जी, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उसमें शुरुआत में, प्रारंभ में उसके ये किन क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे या इन्हें कवर करेगी? बैंक, रेलवे, इसके बारे में भी हमारे युवाओं को कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो 3 क्षेत्र को अभी इन्होंने चिन्हित किया है जी। एक जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के BC स्तर की जो परीक्षाएं होती थी जी, जिनमें विभिन्न स्तर के लिपिकी परीक्षाएं होती थी जी, या सब इंस्पेक्टर स्तर की परीक्षाएं होती थी जी, ऑडिटर्स की परीक्षा होती थी, तो जो कर्मचारी चयन आयोग जिस स्तर की परीक्षा लेता था वो इसमें शामिल होंगे जी। वैसे ही रेलवे जो है, रेलवे भी B-C-D 3 स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करता है जी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के वो सारी परीक्षाएं इसमें शामिल कर ली जाएंगी जी। और जो बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें IBPS में खासकर जो क्लरिकल ग्रेड की परीक्षा होती है जी, बैंकिंग में 2 स्तर की परीक्षा होती है, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा होती है, एक क्लरिकल ग्रेड की होती है। तो क्लरिकल ग्रेड की सारी परीक्षाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ये 3 स्तर की परीक्षाओं को अभी शामिल किया जाएगा, लेकिन ये 3 ही रहेंगी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आगे चलकर जो और भी पब्लिक सेक्टर क्षेत्र हैं, जैसे बीमा का क्षेत्र है, जनरल इंश्योरेंस का हो या लाइफ इंश्योरेंस का हो, जीवन बीमा क्षेत्र में हर 1 साल 2 साल में बड़ी संख्या में इसकी वैकेंसीज आती हैं जी, हजारों की संख्या में, तो शायद उनको शामिल कर लें। फिर ये जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है, उनकी परीक्षा अलग आयोजित होती है, उनको शामिल किया जा सकता है जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद धीरे धीरे इसमें जितने भी सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे सेल है, NTPC है जी, शायद धीरे धीरे वो सब आ जाएंगे। तो होगा ये कि पूरे भारत में जो मैं देख रहा हूं जी, कि एक राष्ट्र एक परीक्षा की पद्धति की तरफ हम जा रहे हैं, उस श्रेणी में जी, उसको हम 1 डे एग्जाम कहते हैं, उसकी प्रारंभिक परीक्षा। इसमें और एक बात समझने की है जी, कि जो 1 डे परीक्षा होती है, जैसे कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा होती है जी, वो भी 2 चरणों में होती है। अच्छा, कई जो IBPS की परीक्षा है वो भी 2 चरणों में होती है। तो जो दूसरे चरण की परीक्षा है वो तो कर्मचारी चयन आयोग ही करेगा जी, वो IBPS ही करेगा, लेकिन जो पहला चरण मैंने कहा प्रारंभिक परीक्षा जो होगी जी, उसको मुक्त किया जा रहा है और वो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। इसमें एक सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि आने वाले भविष्य में और भी क्षेत्रों को इस भर्ती एजेंसी के दायरे में लाया जा सकता है। यहाँ सवाल यह है शशांक जी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी इसके गठन को मंजूरी दी है, तो क्या सिर्फ केंद्र सरकार के तहत जो विभाग आते हैं
उनकी नौकरियों के लिए ही ये एजेंसी भर्ती करेगी या राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए भी ये मान्य होगी? विकल्प जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और जो श्रोता हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो भी के लिए जिज्ञासु होंगे जी। वैसे ये तो अभी केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए है जी, लेकिन इसमें इस बात की कोई बंदिश नहीं है जी कि कोई राज्य सरकार जी जो वो परीक्षाएं आयोजित की जाए, जिसको सीईटी कहा गया है, जी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जी, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर राज्य सरकारें भी जी अपने राज्यों में भर्ती कर सकते हैं जी। और इसका एक बहुत अच्छी खबर जो है वो मध्य प्रदेश से आई है जी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जी ये घोषणा की है जी कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके द्वारा होने वाली सीईटी की परीक्षा के आधार पर ही मध्य प्रदेश में भी बी और सी कैटेगरी की नियुक्तियां की जाएंगी। अच्छा। और अगर ऐसा हुआ और धीरे धीरे सारे राज्यों ने इसको अडॉप्ट कर लिया जी, तो एक तो राज्यों के अंदर में ये परीक्षा आयोजित करना, परिणाम देना, उसका एक जो खर्चा होता है, एक प्रक्रिया होती है, उससे मुक्ति मिलेगी। जैसे अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन करता है छत्तीसगढ़ में जी। अगर छत्तीसगढ़ में भी वो एनआरए के अधीन होने वाली परीक्षा को मान्यता दे दें जी, तो छत्तीसगढ़ में भी सीईटी के आधार पर नियुक्तियां राज्य सरकार कर सकती है। अच्छा। और केवल इतना ही नहीं विकल्प जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं जी, तो निजी क्षेत्रों में भी कंपनियां इस सीईटी की मेरिट के आधार पर अपने यहां नियुक्तियां कर सकते हैं। जी हाँ, अभी जब इसकी घोषणा हो रही थी तो जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा भी कि निजी क्षेत्र भी इस परीक्षा के स्कोर से अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं जी, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा। देखिए, इससे कितना बड़ा एक दायरा मिल जाएगा। जो एक स्टूडेंट होता है, एक उम्मीदवार होता है जी, वो अपने महत्वाकांक्षा जो है बहुत ऊंचाई पे रखता है जी, और हर को रखना भी चाहिए जी। वो चाहता है कि कलेक्टर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, डिप्टी एसपी बने जी। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे जब उसको सफलता नहीं मिलती तो अपना धीरे धीरे स्तर नीचे लाता जाता है जी। और एक समय आता है जब उसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है जी। तो उसमें होता यह है कि जो मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया जी, कि इस परीक्षा का सबसे बड़ा लाभ ये होगा जी, कि जो योग्य उम्मीदवार होगा जी, उसको बार बार परीक्षा देने के चक्र में फंसे रहने के बजाय जी, उसकी योग्यता का लाभ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी वो दे सकता है जी, तो उसको नौकरी मिल सकती है जी। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो शायद मुझे पहले कहना चाहिए था, कि मान लीजिए कि मैंने परीक्षा दी जी, और मेरिट में जितना भी नंबर मुझे मिला और मुझसे संतुष्ट नहीं हूं जी, तो वो साल में ये 2 बार परीक्षा होगी जी, तो वो साल के 2 बार अपनी परीक्षा वो बार बार अपना रैंक भी सुधार सकता है। अच्छा। तो जो कंपटीशन की भावना है वो खत्म नहीं हो रही है। इस बात को मैं विशेष तौर पर चिन्हित करना चाह रहा हूं जी, कि इससे बच्चों के अंदर में, उम्मीदवारों के अंदर में कंपटीशन के, ऐसा नहीं कि मैं आज मेरिट में आ गया तो और मैं निश्चिंत हो गया, लेकिन जो दूसरे नीचे हैं वो और देकर आगे निकल सकते हैं। अच्छा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्थिति हर 6 महीने में क्या स्थिति हो रही है। तो हो सकता है कि साल में, 2 साल में उसको अपने आप को फिर अपडेट करने की जरूरत पड़े। मतलब ये जो कदम है या ये जो एजेंसी है, ये एक अवसर हमेशा युवाओं के सामने देगा कि वो अपनी स्थिति को बेहतर बना सके। हमेशा भी देगा। लेकिन जो टॉप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2.5 करोड़ लोग बैठते हैं जी, और पूरे देश में कम से कम 30,000 40,000 पद निकलते हैं जी, एक साल में जी, तो जो बच्चा जो है वो टॉप 10,000 में है जी, या 20,000 में है जी, वो तो इस मानसिक पीड़ा से बाहर आ गया जी। अब उसको प्रथम चरण की बार बार दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी जी। और दूसरा यह है कि ये कॉमन है, हर स्टूडेंट जो है वो बैंक में नहीं जाना चाहता जी, हर उम्मीदवार जो है वो रेलवे में नहीं जाना चाहता जी, हर उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग में नहीं जाना चाहता जी। तो मेरी रैंकिंग तो कॉमन आई है जी। अगर मुझे रेलवे में जाना है तो मैं रेलवे वाला जो फॉर्म आएगा उसको भरूंगा और दूसरे चरण में जाके मैं अपने आप को रेलवे में भर्ती कर सकता हूँ। जो भी आपने बात कही उससे ये एक सवाल पैदा होता है कि अभी तक चाहे वो बैंक का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का हो या कर्मचारी चयन आयोग हो, वो अपने अपने हिसाब से या विभाग की जरूरतों के हिसाब से वो उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो एक अलग योग्यता उनसे वो अपेक्षा करते हैं।
उसी तरह से रेलवे के एक अलग अपनी डिमांड होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉमन अब हो रहा है एक भर्ती एजेंसी, क्योंकि अभी तक जो एक प्रक्रिया थी उसका जो गठन किया गया था, जो शुरुआत की गई थी उसकी, तो वो ये क्योंकि सबका प्रकृति सबका स्वभाव अलग अलग होता है हर क्षेत्र का, उसके हिसाब से वो अपने उम्मीदवारों का चयन करते थे। तो क्या एक ही छाते तले लाने से ये कठिनाई तो पैदा नहीं होगी? मैंने वैसे इसका जवाब आपको पहले दिया हुआ है जी। वो ये है कि जो पहला चरण है जी, ये जो एनआरए का काम है या सीईटी की परीक्षा है वो हर विभाग के पहले चरण के लिए है। अच्छा, यानी सरकारी नौकरी में जाने की योग्यता है या नहीं है जी, ये जो स्क्रीनिंग है जी, जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चे हर साल बैठते हैं जी, लेकिन योग्यता तो केवल 30,000 40,000 में होती है, नौकरी भी 30,000 40,000 को मिलती है। तो ये उसके चक्कर में जो 2 करोड़ और कई लाख और कई हजार जो बच्चे हैं जो बेवजह चक्कर लगाते रहते हैं, एक तो उनको अपने ऑल इंडिया रैंकिंग समझ में आएगी, उससे उनको एक जो भ्रम है बेवजह इसमें लगे रहने का उससे दूर हो गया। दूसरा क्या होगा कि मैंने जो कहा कि अगर उसकी रैंकिंग कहीं पर अटकी है और उसकी एक सामान्य योग्यता भी है तो उसको दूसरे स्थान पर उसको नौकरी मिल सकती है जो प्राइवेट सेक्टर है या सार्वजनिक क्षेत्र है। तो जो दूसरे चरण की परीक्षा होगी, जैसे बैंकिंग के लिए अलग एप्टीट्यूड चाहिए तो बैंकिंग के दूसरे चरण की परीक्षा आईबीपीएससी आयोजित करेगा, वैसी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा वो आयोजित। तो दूसरे चरण की जो बाध्यताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो एज इट इज रहेंगी, वो बरकरार रहेंगी। अच्छा, इसमें शशांक जी, जैसा हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि युवाओं को आपने बताया भी अभी बड़े विस्तार से कि कई तरह के लाभ होंगे, कई उन्हें दिक्कतों से छुटकारा भी मिलेगा। इसमें जब आया तो हमारे कई मंत्रियों ने और कई लोगों ने जो इस विषय के, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, उन्होंने सरकार के, केंद्र सरकार के इस कदम का काफी स्वागत किया है। और जहां तक लाभ की बात है तो हम आपसे और विस्तार से जानना चाहेंगे कि कई लोगों का कहना है कि अब पहले कई बार ऐसा होता था कि परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो क्लैश करती थी, एक ही समय पे पड़ जाती थी, तो युवा जा नहीं पाते थे। एक परीक्षा दे रहा है तो कहीं दूसरी परीक्षा दूसरे जगह पर है, परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, फिर अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग फीस भी उसको भरनी पड़ती थी। तो किस तरह के उसको फायदे मिलेंगे या ये किन तरह की दिक्कतों से, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं उनकी तैयारी कराने से आप बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो युवाओं की परेशानियों का भी आपको एक अच्छा खासा अनुभव भी होगा, तो इसके बारे में भी हमारे युवाओं को बताइए। विकल्प जी, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो जो मानसिक त्रासदी है जो दिमाग में हमेशा परीक्षा देने का भूत रहता है, एक तो छात्रों को उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात जो है कि लगभग 1000 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो अभी ये होता है कि आप कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा ले लीजिए, खासकर बैंकिंग की परीक्षा, तो राज्य में 1 या 2 सेंटर होते हैं। तो आप सोचिए कि सुकमा का जो छात्र है उसको जगदलपुर भी आना पड़ता है तो 300-350 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। उसी तरह अंबिकापुर के और दूरस्थ क्षेत्र से उसको बिलासपुर आना पड़ता है तो कई सौ किलोमीटर चल के आना पड़ता है। तो सबसे बड़ा फायदा जो इस परीक्षा से होने वाला है कि परीक्षा केंद्रों का विस्तार होने वाला है। तो परीक्षा केंद्रों के विस्तार होने से आप अपने नजदीकी केंद्रों में जाके परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात आपने खुद ही कही कि बार बार परीक्षा देने से उसको बार बार जो आने जाने की जो तकलीफें होती थी उससे उसको मुक्ति मिलेगी। तीसरी बात है कि बार बार उसको शुल्क देने पड़ते थे, वो शुल्क से वो बचेगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी गांव गरीब बच्चों को, जिनका बहुत पैसा खर्च होता था फॉर्म भरने से लेकर उसको आकर किसी शहर में, क्योंकि परीक्षा का जो समय होता था वो बड़ा अजीब होता था। अगर आप 200-250 किलोमीटर से आ रहे हैं और सुबह 9:30 बजे की परीक्षा है तो आपको रात को निकलकर सुबह पहुंचना पड़ेगा। तो सुबह आपको कहीं रुकने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था, तो होटल, कोई रेस्टोरेंट, कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि चहुं ओर इसका फायदा है, खासकर महिलाओं को इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि महिलाओं को खासकर टूरिंग में बार बार परीक्षा देने जाने में काफी तकलीफ होती थी। तो सबसे बड़ी है कि कम्युनिटिंग जो है, बार बार आने जाने की तकलीफ से मुक्ति है, फीस नहीं देने की मुक्ति है, मानसिक त्रासदी से मुक्ति है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आप वही काम जो बार बार करते हैं ना, उससे मुक्ति है कि आप अगर योग्य हैं तो एक बार में ही योग्य हैं और बार बार वही योग्यता आप टेस्ट कर रहे हैं और वही पास कर रहे हैं, तो
ये बहुत सारे फायदे हैं इस नई व्यवस्था। शशांक जी, आप जैसा हमने कहा कि आप प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते रहे हैं युवाओं से, और युवा लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। केंद्र सरकार ने जब ये निर्णय लिया और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा हुई, तो युवाओं के आप संपर्क में रहते, उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या फीडबैक आपको देखने को मिला है? विकल्प जी, एक तो ये कोरोना संकट के कारण अभी बहुत संपर्क तो नहीं है जी। दूसरी बात, अभी बहुत अच्छे ढंग से युवाओं तक ये पूरा विषय पहुंचा नहीं है। चलिए, तो आज समाचार, हाँ, इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे सही कह रहे हैं, मैं अभी कहने वाला था जी कि ये धीरे से जो है ना दूर तक जाएगी बात जी। तो लोगों को समझ में आएगा और निश्चित तौर पर इसको युवा वर्ग जो है वो स्वीकार करेगा जी। और अभी भी जिनसे बात होती है जी, उनको एक तो कुछ कंफ्यूजन भी रहते हैं जी, तो वो जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं वो पूछते हैं तो उनको दूर करता हूं जी। तब उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है जी। और इससे मुझे आने वाले समय में जो मैंने शुरू में कहा जी, कि एक राष्ट्र एक परीक्षा जी, हम धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे, बशर्ते कि राज्य और जो दूसरी परीक्षा लेने वाली एजेंसीज हैं वो इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। और आप क्योंकि इस विषय के बहुत अच्छे विशेषज्ञ रहे हैं, काफी आपको अनुभव रहा है, तो उस अनुभव का लाभ हमें इस अपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे से देखने को मिला, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें कई किस्म के भ्रम भी लोगों के मन में है, हमारे युवाओं के मन में, कि क्या होगा, आप किस तरह से उन्हें परीक्षाएं देनी होगी। लेकिन आपने बहुत ही आसान लफ्जों में, बहुत सरल तरीके से उन सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है और बहुत ही सारगर्भित रूप में इस केंद्र सरकार के इस जन कल्याणकारी निर्णय के बारे में हमें बताया। एक बार पुनः आकाशवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।